हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम में अब ज़्यादा नहीं, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। इसमें आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट भी करना है और रिवीज़न भी करना है। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 रिवीज़न आपके अच्छे से होने चाहिए और एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं आपका टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेसिकली मैं आपको जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या यूं कहूँ जो भी आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, मैं उनको कवर करने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, कैसे आपको अपनी स्टडीज़ को और अच्छे से करना है, कैसे आपको लास्ट मंथ में प्लानिंग्स करनी है, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा पूरा। ठीक है, तो मैं जितने भी आपके खासकर जो जूलॉजी वाला पार्ट है, ह्यूमन फिजियो का जो पार्ट है, मैं उन चैप्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो आप सब लोग, नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ये चैप्टर का जो नेम है वो क्या हमको इंडिकेट कर रहा है। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो किस तरीके से बने हुए हैं। लाइक केवल यूनिसेलुलर हैं क्या उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू लेवल के एनिमल्स हैं वो, जैसे कि आपको पता है हाइड्रा में आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही चीज़ को डील करेंगे और कैसे डिफरेंट टिश्यू आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये किन प्रीसीडिंग चैप्टर्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी जो एनिमल किंगडम है उसके बारे में। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है आगे, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपने पीछे वाले चैप्टर्स में जैसे कि एनिमल किंगडम में पढ़ा है, बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा हुआ है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अब आप सोचोगे कि एक सिंगल सेल इतने सारे फंक्शन कैसे कर सकती है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है कि आप उसको कहेंगे लिविंग, तो उसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, और साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए, तो आप उसको कहेंगे कि ये एक लिविंग सेल है। ठीक है, अगर कोई लिविंग सेल है तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। अब जैसे चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अमीबा का। जैसे ये है आपका अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अमीबा डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो देखो अभी ये अमीबा है, ये कोई मान लो फूड पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका फूड पार्टिकल हो गया। ये चारों तरफ आपको पता है वाटर है, अमीबा वाटर में रहता है। ठीक है, तो अब ये फूड पार्टिकल है तो अमीबा क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ये क्या है स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो फॉल्स फीट के थ्रू जो आपका फूड पार्टिकल है उसको क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका एनगल्फ कर लेगा। अब ये देखो अंदर आ गया फूड पार्टिकल। जब आपका जो फूड पार्टिकल है, जब अमीबा के अंदर चला जाएगा तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैक्यूल। उस वैक्यूल को क्या कहेंगे हम, फूड वैक्यूल कहेंगे। ठीक है, फूड वैक्यूल ये हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि जब भी फूड पार्टिकल अमीबा के कहीं आसपास होता है तो अमीबा फॉल्स फीट को डेवलप करके, ठीक है ना, ऐसे जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस, उसको अंदर का मतलब अपने अंदर ले लिया। तो अब जो उसके चारों तरफ में एक वैक्यूल बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे। उसके अंदर क्या होगा, अब डाइजेशन होगा, डिफरेंट एंजाइम्स हैं
वो उस फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगी और उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेंगे। जैसे देखो अब इस वाले में, ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम। इस लेवल पे आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करेंगी। अब फूड पार्टिकल को जैसा आप देख पा रहे हो छोटा छोटा ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। अब इस फूड पार्टिकल को क्या किया है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया है, किसने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने। ये सारे का सारा काम यूनिसेलुलर सेल के अंदर ही हो रहा है ना। देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा के सारा जो भी फूड पार्टिकल था वो आपका छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। अब ये जितना भी फूड पार्टिकल है इसमें ये बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्या बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो आपका बच जाएगा। ये क्या है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है। तो इस अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर भी निकालना है यानी एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा क्या हुआ था, आपका फूड पार्टिकल की क्या हुई थी, एंट्री हुई थी। फूड पार्टिकल की क्या हुई थी, एंट्री हुई थी अमीबा के अंदर, ठीक है। और एक प्रोसेस कौन सी है आपकी, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या होगा, फूड पार्टिकल जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, जो फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से ही अपने सारे काम कर लेते हैं, लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकाल दिया एक्सोसाइटोसिस द्वारा। अब सेकेंडली हम बात करेंगे किसकी, कि अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सिंगल सेल है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। तो ये इसमें आप देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है अमीबा का। अब इसमें फर्दर प्रोसेस होगी तो क्या होगा, जितना भी ये अमीबा के अंदर में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जितने भी जो आपके ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे डबल होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखो इसमें जैसे हो रहा है न्यूक्लियस डिवाइड, ठीक है। सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल है, देखो एक ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, डबल होके एक एक दोनों सेल्स में आपके चले जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यहाँ पे, अब साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, एंड लास्टली आपके 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम बाइनरी फिजन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, बाइनरी फिजन। तो ये हो गया आपका अमीबा का रिप्रोडक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक ही सेल में अपने सारी की सारी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलो तो हम अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से थोड़े से डेवलप हैं ऑर्गेनिजम्स हैं तुम्हारे, एनिमल्स हैं, उनमें क्या है, उनमें तुम्हें मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फंक्शन एक सिंगल सेल करती थी, अब यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके करेंगी वही फंक्शन, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल दिया गया इसमें हाइड्रा आपको पता है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है हाइड्रा में, ठीक है। अब जो इससे भी एडवांस होंगे उनमें क्या होगा, उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जैसे अमीबा में डाइजेशन एक सिंगल सेल करती है, हाइड्रा में वहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या करेंगी, डाइजेशन करेंगी। जो इनसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे उनमें क्या करेंगे, उनमें ऑर्गन बन जाएगी डाइजेशन के लिए, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, क्रॉप हो गया, ठीक है ना, ये किसके, और इसोफेगस हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके डाइजेशन के लिए डिफरेंट, एलिमेंट्री कैनाल,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमैलिटी कैनाल डेवलप होते जाएंगे, जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रा मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। यानी जो हाइड्रा है वो डिफरेंट टाइप्स का सेल, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना है, और एक टाइप की सेल कहती कितनी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं। ठीक है, अब आप ह्यूमन का एग्जांपल लो, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो ह्यूमन बॉडी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यानी ह्यूमन बॉडी हमारी वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, और बहुत सारी सेल्स एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाई हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाए हैं, एक ऑर्गन बनाए हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाए, फिर वहाँ से डिफरेंट फंक्शन हमारे में हुए हैं। जैसे हमारे में डाइजेशन के लिए क्या है, डाइजेशन के लिए आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, सर्कुलेशन के लिए हार्ट है। तो डिफरेंट आपके ऑर्गन्स बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपके में आ गया है। ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो अब हम बात करते हैं बेसिक, जो इस चैप्टर का नाम है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances। हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझेंगे। ठीक है ना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बोल रहा है कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, सिमिलर से मतलब है कि जो ओरिजिन में सिमिलर हैं, फंक्शन उनके अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गन में अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, बट उनका ओरिजिन सिमिलर होगा। तो सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, यानी दो सेल के बीच में जो सबस्टेंस है, ठीक है ना, उसको मिला के जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। उसको क्या कहेंगे हम, टिश्यू कहेंगे उसको। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मान लो ये एक टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी सेल्स हो गई। ठीक है, ये उनका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये सारी की सारी सेल्स, ये सेल्स along with this intercellular substance, along with this intercellular substance, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टिश्यू। एंड दिस टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एंड दिस टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। आई होप आप लोगों को टिश्यू की डेफिनेशन है जो वो क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये आपकी कई बारी हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस तरीके के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं नीट में, उनमें पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल क्यों ना हो, उसमें जो भी ऑर्गन्स आपके बने होंगे, जो भी टिश्यू बने होंगे, वो आपके कितने होंगे, 4 बेसिक टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, अभी हम आगे देखेंगे उनको। ठीक है, अब दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक। अब ये टिश्यू हैं आपके, जो 4 टिश्यू हैं, वो आपके स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज होकर डिफरेंट आपके ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कहीं पे आपका मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होगा, कहीं पे आपका एपिथेलियम टिश्यू ज़्यादा होगा, कहीं पे आपका नर्वस टिश्यू ज़्यादा होगा। ऑर्गन के रेस्पेक्ट में इनका प्रोपोर्शन वेरी करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक। सो अब आगे देखो क्या है कि व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन से मतलब क्या है, केमिकल इंटरेक्शन आपका क्या है, केमिकल का इंटरेक्शन आपका रिलेटेड है किससे, हार्मोन से।
ठीक है ना। दो ऑर्गन हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन है, जो कि उनके बीच में अगर कोई कनेक्शन हमें बिठाना है तो दो तरीके हैं, या तो फिजिकली कनेक्ट हों वो एक दूसरे से, या फिर तो उनके बीच में हार्मोनल कनेक्शन हो। ठीक है, जैसे अब मान लो कोई हार्मोन है हमारा, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि अब जैसे मैं अगर बात करूं, चलो हाँ गोनेडोट्रोपिन्स की मैं बात करूं, तो गोनेडोट्रोपिन्स आपके रिलीज़ कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से वो जाते हैं पिट्यूटरी पे, वहाँ से LH FSH रिलीज़ कराते हैं, फिर वो जाके आपको गोनेड्स पे वर्क करते हैं, फिर आगे प्रोसेस होती है, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis प्रोसेस आगे होती है। तो ये आपके इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में क्या है, ये एक केमिकल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर वो फिजिकली अटैच है एक दूसरे से तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल कनेक्शन। तो दो ऑर्गन जब फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑर्गन आपकी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एग्जाम्पल देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल्स, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole। अब ये डिफरेंट ऑर्गन क्या करते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपके ये क्या करते हैं, ओके तो हम बात कर रहे थे किसकी, डिवीज़न ऑफ लेबर की। तो अगर एक काम कोई एक सिंगल इंसान करेगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर वही काम बहुत सारे लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, एफर्ट्स कम लगेंगे एक इंसान के। वैसे ही एक जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसमें एक फंक्शन को या एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो जिससे क्या होता है, आपका वो काम है वो ईजी हो जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, वर्क का विभाजन, जैसे कहते हैं ना कार्य का विभाजन, कि आप कोई एक काम कर रहे हो उसको अगर ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ, ठीक है। एनिमल टिश्यू की हम बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू में समझो कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी आपकी सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब आप समझो कि जो भी आपकी सेल्स हैं जो आपका ब्रेन बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन कहते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि बीच में सेल बॉडी होती है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी लंबे से क्या निकले होते हैं, प्रोसेसेस निकली होती हैं। अब वो ज़रूरी है क्योंकि उनको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। उनका क्या काम है, उनका काम है सिग्नल का ट्रांसमिशन करना। तो अगर सेल गोल होगी तो उसको सिग्नल ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आप खुद समझो, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो आपने देखे होंगे लंबे वहाँ पे तार होते हैं, वायर्स होते हैं बिजली के। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी है। अगर बॉडी में हमें कुछ भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसी फॉर्म में कुछ होना चाहिए। तो उसका जो स्ट्रक्चर है आपका वो आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। आई होप अब आपको ये लाइन भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो डिफरेंट टिश्यू इसी के बेस पे बनाए गए और उनको 4 क्लास में हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि नंबर 1 आपका हो गया एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ हो गया आपका न्यूरल टिश्यू। तो नंबर 1 जो पहले पाता है उसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल से आप क्या समझते हो, चलो देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये हम बाद में आपको पूरा जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम आपको ये समझाएंगे एपिथेलियल टिश्यू के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये हमें कहाँ मिलता है, इसका क्या फंक्शन है, हम इसमें सारी ये चीज़ें देखेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू को कैसे हमने क्लासीफाइड किया है, कैसे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखते हैं। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियम टिश्यू एज एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू को हम नॉर्मली एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म इसकी क्या है, एपिथीलिया। प्लूरल
सिंगुलर आपका एपिथेलियम है और प्लूरल फॉर्म इसका क्या है, एपिथेलिया। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम इसमें। अब देखो क्या है कि दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस which faces either on a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or lining for some part of the body। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका ये लाइन क्या कहना चाह रही हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही समझेंगे। ठीक है ना, अब क्या है, दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस से क्या मतलब है, चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो आपका कि कोई ऑर्गन है, ये मान लिया मैंने, ये एक आपका ऑर्गन है। ठीक है, अब ये ऑर्गन है आपका। अब इस ऑर्गन की दो सरफेस हो सकती हैं, कौन सी, एक तो ये अंदर की तरफ में ये वाली सरफेस है, ये सरफेस है एक तो अंदर की तरफ में। ठीक है, और ये एक दूसरी सरफेस है जो इसके बाहर की तरफ में है। ठीक है, तो अगर एपिथेलियम टिश्यू इसके बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कवरिंग बनाएगा। भाई कवर किसी चीज़ के बाहर ही तो होता है, कवर अंदर तो होता नहीं है। जैसे आपके मोबाइल का कवर है तो मोबाइल के बाहर लगा हुआ है, तो कवरिंग बनाएगा बाहर की तरफ में। अंदर की तरफ में क्या करेगा, ये अंदर की तरफ में लाइनिंग बनाएगा, लाइनिंग। ठीक है ना, अंदर की तरफ में लाइनिंग करेगा। अब जैसे आप ये समझो कि ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है। वैसे तो पेन होता है, कोई बात नहीं, आप इसे समझिए। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर में जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये तो क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। और इसके अंदर जो ये है, ये एरिया आपका क्या है, यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी वो इस ब्लड वेसल की क्या बनाएंगी, लाइनिंग बनाएंगी। और जो भी सेल्स आपके बाहर प्रेजेंट होंगी, इस पे इधर प्रेजेंट होंगी, वो इसका क्या बनाएंगी, कवरिंग सरफेस बनाएंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन काम है एपिथेलियम टिश्यू का वो क्या है, कवरिंग और लाइनिंग बनाना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो इसकी फ्री सरफेस। अब जैसे मान लो ये आपका, मैंने बताया था ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे ये क्या है, ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एपिथेलियम सेल्स हैं। अब एपिथेलियम सेल्स हैं वहाँ पे, तो उसके बाहर यहाँ पे क्या है, ये तो ल्यूमन है, तो सेल्स के बाहर में जस्ट फ्री स्पेस है ये, तो इसको क्या कहेंगे, जो सेल है जो उसकी जो कवरिंग है उसको कहेंगे हम क्या, फ्री सरफेस। एक और बार आप समझो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बना दी आपकी सेल्स। ठीक है, ये आपकी मैंने क्या बना दी, ये आपकी मैंने बना दी सेल्स। ठीक है, ये हो गया इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब समझो आप, ये सेल्स हैं आपकी, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है ल्यूमेन। ठीक है ना, तो अब ये वाली जो सरफेस हो गई, ये क्या है इसकी, ये है फ्री सरफेस। आप देखोगे आगे चल के कि फ्री सरफेस से आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन मिलेंगे, किसी पे माइक्रोबिलाई होगा, किसी पे सीलिया होगा। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो ये आपकी हो गई फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस या तो आपकी लाइनिंग बनाएगी या तो आपकी कवरिंग बनाएगी। अगर बाहर होगी तो कवरिंग बनाएगी फ्री सरफेस, और अंदर होगी तो लाइनिंग बनाएगी फ्री सरफेस। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब आगे समझते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगी। ठीक है, दस प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ब्लड वेसल में अंदर क्या है, फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, तो या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या फिर तो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगी। अब जैसे स्टमक है, स्टमक के बाहर लाइनिंग है, स्टमक के बाहर जो कवरिंग है वो किसकी है, एपिथेलियम की कवरिंग है। तो बाहर में उसमें और भी ऑर्गन होंगे स्टमक के बाहर, लाइक आपका लीवर होगा, ठीक है, और आपका पेनक्रियाज होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, किडनी होगी, तो ये सारे स्ट्रक्चर किधर हैं,
स्टमक के बाहर है, तो आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो सरफेस आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगी वो भी आपकी किसकी होगी, एपिथेलियम की होगी। तो ये लाइंस आपको ये समझाना चाह रही हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई है अच्छे से। आई होप ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दीज सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मतलब जो भी आपकी एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जो भी आपकी एपिथेलियम सेल्स हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं एपिथेलियम सेल्स। ठीक है ना, देखो क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक हैं। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स दो सेल्स के बीच का स्पेस। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत कम होगा, ठीक है, या फिर तो एब्सेंट होगा। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस के में तो मैट्रिक्स भी कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब समझो आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब एपिथेलियम के भी दो टाइप हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियम है, एक कंपाउंड एपिथेलियम है। अब हम आगे समझेंगे सिंपल एपिथेलियम किसे कहते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम आपकी जो है, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, SS सिंपल एपिथेलियम है तो वो किसकी बनी होगी, सिंगल लेयर की बनी होगी, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जो सिंपल एपिथेलियम है वो आपको मेनली कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, वो आपको जो भी आपकी बॉडी कैविटी है, जो भी आपकी बॉडी की कैविटी है, कैविटी यानी जगह यानी स्पेस, कहते हैं ना फ्री स्पेस। जैसे मान लो ये आपका हो गया, बॉडी हो गया, बीच में आपका ये स्टमक हो, वो इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है। ये आपका ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये आपकी बॉडी वॉल है, ठीक है, ये स्टमक है, तो इसके बीच में ये क्या है, ये आपका स्पेस है, बॉडी कैविटी, ठीक है ना, ये हुई बॉडी कैविटी। तो इसकी जो लाइनिंग करेगी वो कौन सी सेल्स होंगी, सिंपल एपिथेलियम सेल्स होंगी। कौन सी, सिंपल एपिथेलियम होगी, ठीक है। सेकेंडली कोई भी डक्ट है, जैसे आपकी स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, स्टेनसन डक्ट, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की, तो ऐसे हो गया। तो आपका अब स्लाइवरी ग्लैंड है, उसकी डक्ट है, ये आपकी मान लो स्लाइवरी ग्लैंड है, उसकी डक्ट है, स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट है ये। तो इसकी जो लाइनिंग करेगी एपिथेलियम, वो आपकी कौन सी एपिथेलियम होगी, वो आपकी सिंपल एपिथेलियम होगी, ठीक है। थर्ड आपका क्या बोला, टिब्यूल्स। टिब्यूल जैसे अब मान लो टिब्यूल में मैं आपको दिखाऊं, मैंने बना रखा, ये रहा, ये आपका कौन है, नेफ्रॉन है, आपको पता है ये नेफ्रॉन है, ठीक है ना। तो ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन का जो ये है, ये जो पार्ट है, ये पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये टिब्यूलर पार्ट है, ये पूरा का पूरा, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका टिब्यूलर पार्ट है। तो इस टिब्यूलर पार्ट में जो एपिथेलियम आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो आपको सिंपल एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। अब आपको समझ में आई तीनों पॉइंट कि सिंपल एपिथेलियम में कहाँ कहाँ मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे, ठीक है। उसके बाद द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल। कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा सेल की लेयर प्रेजेंट होंगी। जैसे नीचे एक लेयर होगी, फिर उसके ऊपर और सेल होंगी, फिर उसके ऊपर और सेल होंगी, फिर उसके ऊपर और सेल होंगी। तो ये जो आपकी पूरी एपिथेलियम है, ये आपकी क्या कहलाएगी, कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे कि एग्जांपल है हमारा स्किन, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फंक्शन है इसका मेन, ठीक है। जैसे कि स्किन, अब देखो जहाँ पे लेयर ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्शन का काम होगा, ठीक है। अब जहाँ एक ही लेयर है तो आपको पता है एक लेयर है, जैसे छन्नी है, छन्नी में आप देखते हो बहुत पतली सी होती है ना, उसमें बीच बीच में पोर्स होते हैं, तो वहाँ किसका काम करेगी, वो काम करेगी किसका, फिल्ट्रेशन का काम करेगी, सिक्रीशन का काम होगा वहाँ पे। तो सिंपल एपिथेलियम आपका जनरली फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन का काम करती है, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है सिंपल एपिथेलियम तुम्हारी, क्योंकि भाई एक लेयर है तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर, अभी बहुत सारी लेयर हैं तो एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा ना डिफ्यूजन के थ्रू।
तो जो आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और सिंपल एपिथेलियम आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सिक्रीशन का काम करती है और लाइनिंग बनाती है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कंपाउंड एपिथेलियम भी समझ में आई होगी, सिंपल एपिथेलियम भी समझ में आई होगी, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्या इनके फंक्शन हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे हम सिंपल एपिथेलियम को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। मतलब कि अब इसका क्या मतलब हुआ कि उन सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पे हमने सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हो गए वो? नंबर 1 हो गया आपका स्क्वैमस, नंबर 2 हो गया आपका क्यूबॉइडल एंड नंबर 3 हो गया आपका कॉलमनर। ठीक है, ये 3 हो गए। अब आप एक एक करके इनमें समझो। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ये है आपकी कौन सी? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में अब आप ये डायग्राम देखें, आप क्या डिनोट कर पा रहे हो वो समझो आप कि इसमें सिंगल लेयर है, मतलब ये सिंपल एपिथेलियम का टाइप हो गया। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो बाउंड्रीज़ हैं सेल की वो कैसी हैं? इनरेगुलर बाउंड्री हैं। तो नंबर पॉइंट 2 आपको मिल गया क्या? इनरेगुलर बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है ना, इनरेगुलर बाउंड्रीज़ हैं। पॉइंट नंबर 3 आप इसमें देख पा रहे हो कि इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है आपका? एब्सेंट है। ठीक है, और जो आपकी सेल्स हैं वो पैक्ड हैं, टाइल लाइक पैक्ड हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी इसको कहते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो इनमें टाइट पैकिंग आपको मिलेगी, टाइल लाइक पैकिंग आपको मिलेगी, इरेगुलर बाउंड्रीज आपको मिलेंगी इसमें देखने के लिए। अगर आपको इरेगुलर बाउंड्रीज देखने के लिए मिल जाए तो आप कौन सी कह दोगे? ये कौन सी एपिथेलियम है आपकी? स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। अब क्यूबॉइडल आपको जैसे समझ में आ रहा है, सिंपल क्यूब लाइक सेल्स होंगी। कैसी होंगी? क्यूब लाइक सेल्स होंगी। तो वो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वो आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई। कॉलमनर कॉलम लाइक, ठीक है ना, कॉलम ऐसे लंबी लंबी सेल्स होंगी, तो वो कौन सा एपिथेलियम हो गया आपका? कॉलमनर। तो अब आप इन तीनों एपिथेलियम को पहचान सकते हो कि जिसमें टाइटली पैक्ड इनरेगुलर बाउंड्रीज मिलेंगी वो आपकी कौन सी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। जिसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगी वो आपकी कौन सी होगी? कॉलमनर एपिथेलियम होगी। और जिसमें पिलर लाइक सेल होंगी वो आपकी कौन सी होगी? कॉलमनर एपिथेलियम होगी। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर। आपको पता है सिंगल लेयर होगी क्योंकि सिंपल स्क्वैमस है, सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर तो होगी। फ्लैट सेल्स, मतलब इनमें जो थिकनेस है आपकी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलेंगी विद इनरेगुलर बाउंड्रीज। तो आपको जहाँ कहीं भी फ्लैट सेल और इनरेगुलर बाउंड्रीज आपको मिल जाएँ तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल होगा। कौन सी एपिथेलियम होगी? वो स्क्वैमस। ये आपके पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, दे आर फाउंड इन। अब बात आती है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपकी कहाँ मिलेगी। अब आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि मुझे अगर कुछ भी एब्जॉर्प्शन करना है तो वहाँ पे लेयर जितनी थिन होगी उतना ही एब्जॉर्प्शन करने में आसानी होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? अगर मुझे कुछ भी सिक्रीशन करना है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जितनी थिन लेयर होगी उतना हमें सिक्रीशन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो आप आगे, सबसे पहली चीज़ याद रखो, जहाँ जहाँ डिफ्यूज़न होगा आपका वहाँ वहाँ आपको कौन सी मिलेगी? वहाँ आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। फॉर एग्जांपल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। अब मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल की वॉल में ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? लाइनिंग आपको किसकी मिलेगी? सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस की मिलेगी। स्क्वैमस एपिथेलियम की बाउंड्री मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड वेसल से जो आपका ब्लड है वो डायप्टेसिस की हेल्प से सेल्स भी बाहर जाती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है ब्लड वेसल में, आपको पता है लंग्स में। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया जहाँ भी डिफ्यूजन होगा वहाँ पे कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। तो नंबर 1 हो गया आपका क्या? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन होता है। नंबर 2 हो गया एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स ऑफ लंग्स मतलब जो एल्वलाई है आपकी उसकी जो लाइनिंग होगी वहाँ पे आपको कौन सी सेल मिलेंगी? सिंपल स्क्वामस सेल मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे वो डिफ्यूजन होगा गैसेस का। तो आपको अब बात एक समझ में आ गई है कि जहाँ पे मुझे डिफ्यूजन देखने को मिलेगा वहाँ मुझे कौन सी सेल्स मिलेंगी? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स मिलेंगी। आपके लेवल पे आप इतना याद रखोगे बहुत है।
ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये आपकी एल्वलाई हो गई, ठीक है ना, ये आपकी एल्वलाई है। तो इनकी जो लाइनिंग करेगा, इनकी जो लाइनिंग होगी अंदर, वो किसकी होगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूज़न होगा। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। तो नंबर 1 वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नंबर 2 एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग का मतलब है एल्वलाई की जो लाइनिंग है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। अब देखो आगे, आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, जहाँ कहीं भी डिफ्यूजन होगा वहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी? स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। अब देखो, द क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। क्यूबोइडल एपिथेलियम में कैसी होंगी आपकी? ट्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है। नाउ दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, टिब्युलर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन ऑफ किडनी, ठीक है। अब आपको कंपाउंड जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको 2 जगह मिलेगी। कोई भी ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है वहाँ पे आपको कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलेगी। या फिर टिब्युलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का ट्यूब वाला पार्ट है वहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी एपिथेलियम? क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलेगी। कुछ जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियम भी मिलती है, जैसे कि आप ये समझो, ये आपका क्या है? ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में आप समझो, नेफ्रॉन के सबसे पहले आप पार्ट समझो, ठीक है ना। अब कहोगे आप ये कहाँ से पढ़ा रही हो, तो इसमें है भी नहीं, तो ये आपका एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझो कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें अगर थोड़ा बहुत आगे का बताया जा रहा है, इसका मतलब आपको ज़रूरी नहीं ये चीज़ अभी रटनी है। जब आपका वो चैप्टर हो जाएगा तो आपको ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ वो चीज़ें समझनी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर कोई भी चीज़ आपको आगे चैप्टर की बताई जा रही है तो जब वो चैप्टर कवर हो जाएगा, जब आप दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आती है, ठीक है। तो ये आपका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के 3 पार्ट हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट, दूसरा ये पीसीटी हो गया, ये आपका टिब्युलर पार्ट है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? टिब्युलर पार्ट है। टिब्युलर पार्ट में क्या क्या आपका पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, ठीक है। ये आपका टिब्युलर पार्ट, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। ये आपका क्या होगा? टिब्युलर पार्ट हो गया। तो अब देखो, जो आपका वुमेन कैप्सूल है उसमें 2 लेयर हैं। ये आपकी बाहर की तरफ में तो पैराइटल लेयर हो गई, ठीक है ना। ये आपकी अंदर की तरफ है तो ये कौन सी हो गई? विसरल लेयर हो गई, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी? विसरल लेयर हो गई। तो यहाँ पर जो विसरल लेयर होगी उसके बाहर में जो ये कवरिंग होगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो सेल प्रेजेंट होंगी ये आपकी कौन सी होंगी सेल्स? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। कौन सी होगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है ना। इनको पोडोसाइट भी कहते हैं, पोडोसाइट, ठीक है। इनके बीच बीच में ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पोडोसाइट कहते हैं। इनकी शेप भी पैर की तरह होती है, पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस होता है, यहाँ से क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा आपका, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो विसरल लेयर होगी, पैराइटल लेयर होगी, यहाँ पे दोनों जगह कौन सी मिलेगी हमें? स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। अब ये आपका जो पीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पे हमें कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनके ऊपर में ये ऐसे ये आपको माइक्रोब्लाई और मिलेंगे, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अब देखो, यहाँ पे दूसरा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की जो अंदर की लाइनिंग होगी वहाँ भी आपको कौन सी मिलेगी? स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। इधर भी मिलेगी। ये पूरा आपका जो लाइनिंग होगी यहाँ तक वो किसकी होगी? स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी। अब यहाँ पे जो थिक पार्ट है यहाँ पे कौन सी मिलेगी तुम्हें? सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगी। यहाँ पे भी आपको कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगी। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखो, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंडली टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। आपको समझ में आया कि टिब्यूल वाला जो पार्ट है मेनली जो आपका डीसीटी और जो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसका जो पार्ट है वहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। 2 जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो। एक तो कहाँ पे? डीसीटी पे, और दूसरा
थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हो गया। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन है। ठीक है, अब देखो द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो जो आपका पीसीटी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूँ एक। ठीक है, ये हो गया आपका पीसीटी वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, जो यहाँ पे आपकी क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, उनमें क्या होगा, यहाँ पे आपको उनमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे इनमें आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोब्लाई मिलेंगे। ठीक है ना, माइक्रोब्लाई मिलेंगे। माइक्रोब्लाई क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं माइक्रोब्लाई। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोब्लाई। क्या कहते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो आपको अब आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में 3 चीज़ें याद हो गई, कौन कौन सी। नंबर 1, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेफ्रॉन में ट्यूब्यूलर पार्ट में कहाँ पे मिली, डीसीटी। और थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो हो गया। ठीक है ना, थिक पार्ट में। ठीक है, उसके बाद इसका एक मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, आपका पीसीटी में। ठीक है, चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो लिखा है द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी की जो एपिथेलियम है ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोब्लाई। उसमें उस एपिथेलियम में आपको क्या मिलेगी, माइक्रोब्लाई मिलेगी। ठीक है, और वो किसका पार्ट है, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पार्ट है। यानी कि वह एपिथेलियम जो पीसीटी में प्रेजेंट होंगी, कौन सी होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, और उसके ऊपर माइक्रोब्लाई होगी। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन ये हो गया। अब सेकंड समझो, द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। आपको पता है कॉलमनर एपिथेलियम में टॉल और सिलेंडर सेल होंगी। ठीक है, अब इसका एक और डिमार्केटिंग फीचर है, कौन सा, कि देयर न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस। यानी जो कॉलमनर एपिथेलियम होगा, उसका जो न्यूक्लियाई होगा वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब फ्री सरफेस हैज़ माइक्रोब्लाई। जैसे आपको मैंने बताया था, फ्री सरफेस का मतलब क्या है, जो अंदर की तरफ सरफेस होगी वो क्या है, फ्री सरफेस होगी। उस फ्री सरफेस पे क्या मिल सकती है कॉलमनर एपिथेलियम के, माइक्रोब्लाई। जैसे कि ये देखो, ये आपकी कौन सी सेल है, कॉलमनर सेल है, इसकी ये फ्री सरफेस है ऊपर की तरफ में, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है आपकी, माइक्रोब्लाई है। ठीक है, ये आपकी क्या है, माइक्रोब्लाई है। तो कॉलमनर एपिथेलियम, उसकी फ्री सरफेस पे आपको क्या मिल सकते हैं, माइक्रोब्लाई मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये हो गया। ठीक है, माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होंगे इफ़ दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब अगर जो आपकी कॉलमनर एपिथेलियम है उसके ऊपर माइक्रोब्लाई हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो आपका किस में काम करेगी, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में काम करेगी। ये बात आपको समझ में आई, ये लाइन आपको अच्छे समझ में आती है। अब देखो, इफ़ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड द सीलिएटेड एपिथेलियम। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये आपकी हो गई क्या, क्यूबॉइडल सेल हो गई, ये आपकी हो गई कॉलमनर सेल। ठीक है, अब इनके ऊपर ये क्या हो गई, ये इनके ऊपर सीलिया हो गए। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। पूरा नाम क्या होगा, अगर क्यूबॉइडल सेल के ऊपर सीलिया है तो क्या नाम होगा आपका, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर कॉलमनर सेल के ऊपर एपिथेलिया है तो उसका क्या नाम हो जाएगा, ऐसे सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर
क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया है और कॉलमनर सेल के ऊपर सीलिया है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे। अच्छा ये बात याद रखना, कभी भी स्क्वेमस सेल के ऊपर में आपको मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगा, ना सीलिया ना माइक्रोब्लाई, ये केवल आपको क्यूबॉइडल या फिर तो किस पे, कॉलमनर सेल पे ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में ऊपर दिखाया था। अब देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। मतलब जब इसके ऊपर माइक्रोब्लाई प्रेजेंट था तो उसका मेन फंक्शन था एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। अब अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हैं तो इनका मेन फंक्शन किसका हो जाएगा, पार्टिकल्स को मूव करना इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इससे आपको समझ में आता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लाइनिंग है तो म्यूकस ग्लैंड होंगी वहाँ पे, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। ठीक है ना। तो अब जैसे कोई भी पार्टिकल आपके अंदर गया, कोई डस्ट पार्टिकल, तो आपको एकदम से क्या होता है, स्नीजिंग होती है, कफ होता है। तो उसमें जो प्रपल्शन होता है वो पार्टिकल यानी जो म्यूकस पार्टिकल्स हैं आपके, वो जो डस्ट पार्टिकल उसको एंट्रैप करके बाहर की तरफ में उनको लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो वहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम होगी वहाँ पे। बात आती है आपको समझ में। ठीक है, तो ये हो गया, वहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम होगी। अब और कहाँ कहाँ में मिल सकती है, देखो दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स, मैंने आपको बताया था, एंड फ्लैपियन ट्यूब। दोनों जगह इनके काम सुन लो। ब्रोंक्यूल में क्या काम है, वही मैंने बताया, तो कोई पार्टिकल एंट्रैप हो गया तो म्यूकस उसको बाहर की तरफ में प्रोपेल करेगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ में। अब फ्लैपियन ट्यूब है, फ्लैपियन ट्यूब क्या है, जैसे कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक बस सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी ओवरी हो गई, ये आपका यूट्रस हो गया। ठीक है, जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे जो लाइनिंग होगी वो आपकी कौन सी होगी, सिंपल क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स होंगी, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। और इनका काम क्या है, जो ओवम यहाँ से रिलीज होगा उसको कहाँ पे लाना, उसको यहाँ यूट्रस में लाना। जो ओवम यहाँ पे रिलीज होगा, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, फिर जायगोट को आगे आगे भी तो मूव कराना है यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए, तो जायगोट को मूव कराना आगे, इसका काम है। इन सीलिएटेड सेल का काम है, सीलिएटेड एपिथेलियम का। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि सीलिया जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उनका क्या फंक्शन होगा, किसी भी सबस्टेंस को या किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सेल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। तो आपको पता है दो जगह आपके ऐसी हैं जो हॉलो ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पे जो म्यूकस है उसको आपको बाहर निकालना है। सेकेंडली आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, वहाँ पे जायगोट को मूव कराना है यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए, तो वहाँ आपको कौन सी सेल मिलेगी, सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियम का। ठीक है ना, जिसमें हमने कवर किया क्या, आपका सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी चीज़ें। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ तक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और कितना समझ आया प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, ऑल द बेस्ट।